चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं आर के राजा। आज फिर आप लोगों को बायोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से हैं जानते हैं आप लोग? ये टोटल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि पहले जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उन सभी एग्जामों में कभी ना कभी पूछा गया है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इस बार के एग्जाम में हमें अनुभव है कि बहुत सारा क्वेश्चन सेम टू सेम आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को मिस ना करेंगे, पूरा देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे, और प्रयास करेंगे कि जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें पूरा 70 में 35 बनाने होते हैं और आपका 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही हो। अगर 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही करने का आपका इच्छा है, आप चाहते हैं कि आपका 35 में 35 सही हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और फिर एग्जाम में बहुत बेहतरीन नंबर अचीव करें, ताकि आपका स्कोर और भी अच्छा हो सके। क्योंकि ऑल सब्जेक्ट आपको एग्जाम देने होंगे, पूरे 5 सब्जेक्ट का या 6 सब्जेक्ट का। 6 सब्जेक्ट मतलब एक्स्ट्रा जो भी होगा आपका, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बट 500 पे रिजल्ट बनता है, यानी 500 नंबर्स के टोटल एग्जाम होते हैं और उसके बाद आपका उसमें से रिजल्ट बनता है। तो अगर आप पूरा बायोलॉजी को बेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में पूरा बने रहें, और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन पे आप लोग को फोकस बनाए रखना है, क्योंकि ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसलिए कि रहने वाले हैं क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा गया और बार बार पूछा गया है। चलिए तो देखते हैं हम लोग। कोई आवाज उवाज क्लियर जा रहा है ना? आप लोग एक बार चेक करके बताएं। हाँ, ऊपर ऊपर वाला क्लिक, हाँ क्लिक कीजिए, उसको डबल क्लिक कर दीजिए, एक बार कीजिए बस, छोड़ एक बार, हाँ छोड़ दीजिए, ठीक है। अब चेक कर लीजिए, आवाज क्लियर है सबका? चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इस क्वेश्चन को एक बार आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी, ताकि आप जब पढ़िएगा तो पता चलेगा कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले कि आपको हम थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर दें कि बिहार बोर्ड के लिए हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी 12th क्लास के लिए, और ये एग्जाम 2026 की तैयारी चल रही है, जिसमें आप लोग अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हम लोगों ने पिछले 2 सेटों को करवा चुका हूं, जो प्रीवियस ईयर है, यानी हम लोग पिछले 2 सेटों को कर चुके हैं, और आज फिर तीसरा सेट में हम लोग हैं, जो कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और वो भी मोस्ट वीवीआई। चलिए तो क्वेश्चन पे अब चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरणीय दिवस या विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ही लॉजिक और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो इसका 4 ऑप्शन आपको ध्यान देना है। चारों ऑप्शन पे आपको जो सही आंसर लगे उसको कमेंट करके जवाब देने का प्रयास कीजिए। अभी हम लोग 12th क्लास के लिए बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसका सही आंसर होगा बच्चों 5 जून, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये साइड की तरफ भी चल सकता है ना, ऐसे नहीं चलेगा, चलिए रहने दीजिए, कोई बात नहीं। बच्चों फिर दूसरा क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? सर्टोली कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? इसमें भी 4 ऑप्शन है, आपको ध्यान देना है, और चारों में से जो सही होगा उसको कमेंट करके जवाब दीजिए। इसका भी सही आंसर होगा बच्चों ब्रीसन। सर्टोली कोशिका किसमें पाई जाती है? ब्रीसन में। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन, और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये क्वेश्चन है, ऑपरेंट मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ऑपरेंट मॉडल क्या प्रदर्शित करता है बच्चों? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा इसका आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा जीन का रेगुलेशन। ऑपरेंट मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जीन का रेगुलेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी टोटल हम लोग 70 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोग रेगुलर बने रहें और बेहतरीन अपने एग्जाम की तैयारी के लिए रेगुलर रहें। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? क्वेश्चन पे ध्यान देने वाली बात होती है कि उभयलिंगी है कि नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। आप इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने, और चारों ऑप्शन को आप देख करके सही आंसर बताइए। क्या होगा? घरेलू मक्खी। क्या होगा? घरेलू मक्खी। यानी कि कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो घरेलू मक्खी। लेकिन अगर पूछेगा कौन उभयलिंगी है, तो फीता, कृमि, केचुआ और जो कि तीनों उभयलिंगी है। लेकिन नहीं है तो
घरेलू मक्खी। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिएगा, कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं होता है? कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं होता है? यहां पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और आप इसको बताएं कि सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बच्चों यूरासिल। यूरासिल क्या होगा? कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं होता है? तो यूरासिल डीएनए में नहीं होता है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा यूरासिल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से आप भी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित किया जाता है? रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित किया जाता है बच्चों? यहां पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो रेड डाटा बुक में हम लोग विलुप्त हो रहे पौधे की सूची बनाते हैं, दुर्लभ पौधे की सूची बनाते हैं, और आपत्तिग्रस्त जो प्राणी होते हैं उनका सूची बनाते हैं। ये तीनों करते हैं, इसका मतलब ये इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? डी होगा। ठीक है, रेड डाटा बुक के लिए हम लोग क्या क्या सम्मिलित है? रेड डाटा बुक में क्या क्या सम्मिलित है बच्चों? रेड डाटा बुक में विलुप्त हो रहे पौधे की सूची, दुर्लभ पौधे की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, यानी इनमें से सभी, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, पुष्पासन खाया जाता है। पुष्पासन, किसका पुष्पासन खाया जाता है बच्चों? यहाँ 4 ऑप्शन है, देख लीजिए चारों ऑप्शन को। इसका सही आंसर क्या होगा जानते हैं आप लोग? इसका सही आंसर होगा सेब का। सेब का हम लोग क्या खाते हैं बच्चों? पुष्पासन खाते हैं। किसका पुष्पासन खाया जाता है? सेब का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए में, यानी डीएनए इसमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? इसमें से डीएनए किसका आनुवांशिक पदार्थ है बच्चों? इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने ये दिया हुआ है। इसमें से 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा होगा? बैक्टीरियोफेज। क्या आंसर होगा? बैक्टीरियोफेज, यानी डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो बैक्टीरियोफेज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है बच्चों? 4 ऑप्शन आपके सामने यहां है। तो जनसंख्या अगर अधिक हो जाएगा तो इसका ऑप्शन आप लोग 4 को ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, देखिएगा। तो बच्चों इसमें से क्या क्या हो सकता है समझिए। अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आय में कमी, पहले समझ लेते हैं ऑप्शन को, या फिर जमीन में कमी। देखिए तो आय में कमी कैसे होगा? जो जितना कमाएगा उसको उतना मिलेगा। ठीक है, और जमीन कभी कमने का चीज है, वो तो जितना है उतना ही रहेगा। खनिज पदार्थ की कमी, ये भी कैसे हो सकता है? लेकिन अगर इसको हम दूसरा हिसाब से सोचेंगे तो आय में कमी हो सकता है अगर कमाएगा लोग, नहीं तो हो सकता है। अगर मान लीजिए जमीन में कमी इस हिसाब से हो सकता है कि अगर कोई के एगो पप्पा है, उसको 4-5 बाल बच्चे हो गए, तो उसमें हो सकता है कि उसको हिस्सा कम पड़ेगा, बट जमीन कभी नहीं कमेगा। ठीक है, और खनिज पदार्थ की कमी, तो खनिज पदार्थ की कमी जितना आवश्यकता है उतना तो लोग को चाहिए चाहिए, तो उसमें थोड़ा बहुत कमी आ सकता है। लेकिन इसमें से क्वेश्चन कह रहे कि जनसंख्या अधिक होने से क्या हो सकता है, तो इसका आंसर दिया है इनमें से कोई नहीं। हालांकि यहाँ पे खनिज पदार्थ की कमी भी कहा जा सकता है, बट खनिज पदार्थ की कमी जो, देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, यहाँ पे लिखने में हो सकता है कोई मिस्टेक हो गया होगा, ये चीज हो सकता है। इसमें से इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी लिखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इनमें से सभी, ये थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक टाइप करने में हो चुका होगा, इसके लिए आप लोग ध्यान ना देंगे। तो कुल मिला के हम ये कह सके कि जनसंख्या अगर अधिक हो जाएगा तो आय में कमी हो सकती है, जमीन की कमी भी हो सकती है, और खनिज पदार्थ की कमी भी हो सकती है, इनमें से सभी हो सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? संभाग, एक्रोसोम किसका संभाग है? इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने यहां पे दिखाई दे रहा है। इसमें सही आंसर होगा मानव शुक्राणु के सिर का। एक्रोसोम क्या है बच्चों? मानव शुक्राणु के सिर का संभाग है, यानी कि उसका हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? कौन जीवाणु जनित रोग है? इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें से जीवाणु जनित रोग कौन है बच्चों? हम लोग पढ़े होंगे कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, ये सब जीवाणु जनित रोग है, यानी कि ये सब है। इसका मतलब है कि डी नंबर आंसर क्या होगा? सही होगा। समझ रहे हैं? जीवाणु जनित रोग कौन सा है? कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा। क्लियर? कोई डाउट नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको प्रयास करेंगे पूरा जवाब देने का। मनुष्य यानी पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है बच्चों? ये पिछले वीडियो में भी हम लोग ने बात किया था। मनुष्य यानी पुरुषों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? देखिए ये होगा इसका सही आंसर, क्योंकि ये 44 और XX ये लेडीज में होता है, यानी कि फीमेल में होता है। ठीक है, फीमेल में कितना होता है? XX, यानी कि 44 और 2 46, ये फीमेल में होता है। जबकि मेल में कितना होता है? ये होता है मेल में, यानी कि 44 प्लस XY। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन
आपके सामने ये रहा एसिटाइल, क्या लिखा हुआ एसिटाइलेरिया क्या है? एसिटाइलेरिया निम्न में से क्या है बच्चों? चार ऑप्शन आपके सामने है। तो एसिटाइलेरिया जो है वो शैवाल है। एसिटाइलेरिया क्या है बच्चों? शैवाल है। बच्चों जब तक आपको क्वेश्चन दिखाई दे, चार ऑप्शन दिखाई दे, तो आप चारों ऑप्शन को जल्दी से देखें और कमेंट के जरिए आप अपना सही आंसर कमेंट करने का प्रयास करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप सही जवाब दे रहे हैं। हम आपका नाम भी एक बार जरूर बताने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन बच्चे सही सही जवाब दिए हैं। ठीक है, 35 कंप्लीट करते हैं फिर नाम बताएंगे। ठीक है, तो जो जो बच्चे चाह रहे हैं कि उनका नाम हम ले, तो वो जल्दी जल्दी कमेंट में अपना आंसर देते जाएं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुम अनुन क्या लिखे हैं? अनुन्मील्य, अनुन्मूल्य मूल्य, क्या लिखे हुए हैं? अनुन्मिल्य। अनुन्मिल्य परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होता है? यहाँ चार ऑप्शन है बच्चों, चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा पता है आपको? स्वपरागन होता है। अनुन्मिल्य परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होता है? स्वपरागन होता है। अनुन्मिल्य परागन वाले पौधे में क्या निश्चित रूप से क्या होता है? स्वपरागन होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। यहां पे ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा के प्रवाह कैसा होता है? तो बच्चों इसमें चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, चारों में से आपको जो सही लगे कमेंट कीजिए, लेकिन इसका सही आंसर होगा एक दिशीय, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा के तरफ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 16, और ये रहा आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? यानी कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं, ओ, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन है, बट सही ऑप्शन ओ होगा, ओ, क्योंकि ओ ही एक ऐसा है जो सबको दे सकता है, यानी सर्वदाता है। ठीक है, सर्वदाता या सार्वभौमिक, सार्वभौमिक भी कह सकते हैं, सर्वदाता भी कह सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक संकर क्रॉस का फिनोटॉपिक अनुपात क्या है? एक संकर क्रॉस का फिनोटॉपिक अनुपात क्या है बच्चों? इसमें चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। कितने ऑप्शन? चार ऑप्शन। चारों ऑप्शन को आप लोग देखिए ध्यान से। एक संकर क्रॉस का फिनोटॉपिक अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 3:1। 3:1। एक संकर क्रॉस का फिनोटॉपिक अनुपात 3:1। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है बच्चों? यहाँ चार ऑप्शन है आपके सामने, चारों में से सही जवाब दीजिए। इसका गेंडा अभयारण्य असम में है। गेंडा अभयारण्य कहाँ है बच्चों? असम में है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप इस पे बहुत ही बारीकी से ध्यान से पढ़ते जाइएगा, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनाइएगा सही सही। डीएनए में एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए में एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? जानते हैं? इसमें चार ऑप्शन आपके सामने दे दिया है। इस चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा पता है आपको? सही आंसर होगा ट्रांसक्रिप्शन। सही आंसर क्या होगा बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, देखिएगा ध्यान से आप भी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? डब्ल्यूएचओ के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? डब्ल्यूएचओ के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? बच्चों ध्वनि हम लोग कितना सुन सकते हैं ये चीज आपको पता है? 45 डेसिबल नहीं, इसका डब्ल्यूएचओ के द्वारा 20 से 30 डेसिबल सही होता है। क्या होगा? 20 से 30 डेसिबल, यानी डब्ल्यूएचओ के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का मानक सही है। तो देखिए एक नॉर्मल कि हम लोग कितना ध्वनि को सुन सकते हैं, तो 20 से 30 डेसिबल। लेकिन यहीं पे अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ये आ जाता है कि मतलब यहाँ पे ये जो प्रदूषण है कि कितना, तो ऐसे तो बुक में जो आप लोग को पढ़ना है उसमें ध्यान से देखिएगा, कभी कभी 45 भी देता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन समझने वाला बात यह होता है कि WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो ध्वनि प्रदूषण है उसका मानक सही क्या है? तो उसका सही मानक जो हम लोग को पता है वो 20 से 30 डेसिबल होता है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी होता है कि गलती भी लिख देता है, तो इस पे ज्यादा चिंता आपको नहीं करना है। ठीक है, बट एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर, यानी क्वेश्चन अगर पूछे WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है, तो आपको इसका जवाब 20 से 30 डेसिबल के आसपास सही होना चाहिए। इतना ही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने ये रहा।
क्या क्वेश्चन कर रहा है? मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। मलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है बच्चों? चार ऑप्शन आपके सामने यहां पे है, और ये तो मैं आपको कितना बार पढ़ा चुका हूं, कितना बार बता चुका हूं बच्चों। इसका सही आंसर होगा, एक तो सबसे पहले कि मादा मच्छर काटती है, और मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। अब मादा क्यूलेक्स मच्छर अगर काट ले, मादा क्यूलेक्स मच्छर काट ले तो क्या हो जाएगा पता है? फलेरिया। ठीक है, ये में दिया मादा एनोफिलीज तो मलेरिया, आप नर क्यूलेक्स दिया ना, यह में मादा क्यूलेक्स दे देता तो मादा क्यूलेक्स से कौन बीमारी होता है? फलेरिया। फाइलेरिया इसको बोलते हैं, फाइलेरिया। ठीक है, फाइलेरिया मतलब अगर आपको बताएं कि नर क्यूलेक्स के जगह अगर मादा क्यूलेक्स रहता, नर क्यूलेक्स की जगह क्या रहता? मादा क्यूलेक्स, तो कौन सा बीमारी होता? फाइलेरिया बीमारी होता। लेकिन मादा एनोफिलीज से क्या होता है? मलेरिया रोग। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होइएगा, क्लियर कर दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर पे चलते हैं। 22 1 तो हो गया। चलिए, किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है? किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है? इसका चार ऑप्शन आपके सामने ये दिख रहा है। इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा बताया आपको? फ्रांकिया। इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रांकिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन यहां देखते हैं। क्वेश्चन 23, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान आपको दिख रहा है। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है बच्चों? दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो बच्चों यहां चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। चारों में से सही आंसर कौन सा होगा? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, यानी दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर यहां रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया, यानी दिया गया? क्या दिया गया? यानी कि अर्जित गुणों का वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? चार ऑप्शन आपके सामने यहां पे दिख रहा है। चारों में से सही आंसर क्या होगा पता है? लैमार्क। किनके द्वारा? अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? लैमार्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 25 नंबर। ध्यान दीजिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी है? एक स्वस्थ महिला जो होती है उसके शरीर में या बोले उसके पूरे जीवन काल में कितने अंडा उत्पन्न कर सकती है? तो उसका चार ऑप्शन आपके सामने यहां है। कभी कभी इसमें बहुत आदमी कंफ्यूजन हो जाता है, बट इसका सही आंसर होगा 400। कितने? 400, यानी एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में 400 अंडा उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है बच्चों? चार, मतलब इसमें भी चार ऑप्शन है। पहले क्वेश्चन एक बार दोबारा देखते हैं। गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? इसमें चार ऑप्शन आपके सामने ये रहा। इसमें चार ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा बच्चों? कमेंट करें इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा बच्चों, शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी करता है। ठीक है, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि करता है, शुक्राणु की गतिशीलता में कमी करता है, और इनमें से सभी। तो इसका बच्चों ये सभी होगा, यानी शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी भी करेगा, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया में वृद्धि करेगा, और शुक्राणुओं की गतिशीलता को कमी करेगा। यानी इसका आंसर इनमें से सभी होगा, यानी डी होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे, और क्वेश्चन 27 नंबर ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? किस पौधे के प्रजातियों में बीज उत्पादन असंजनन द्वारा होता है? किस पौधे के प्रजातियों में बीज उत्पादन असंजनन द्वारा होता है? इसमें भी चार ऑप्शन आपको यहां दिखाई दे रहे होंगे। इसका सही आंसर बच्चों जानते हैं आप क्या होगा? एस्टेरेसिया एवं घास। क्या? एस्टेरेसिया एवं घास। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 28 नंबर, और 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिसकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं? एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं बच्चों? यहां पे आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा जानते हैं आप लोग? इसका सही आंसर होगा बहुअलील कहलाते। क्या कहलाते हैं? बहुअलील कहलाते। यानी एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ध्यान दीजिएगा आप लोग 29 नंबर क्वेश्चन पे, और 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन से है? यानी सबसे अधिक और सबसे कम
है ना, जीन वाले मानव गुणसूत्र कौन से हैं? तो इसका सही आंसर इसमें से आपको 4 ऑप्शन पहले देखना होगा और चारों ऑप्शन में से आपको छांटना होगा कि इसका सही आंसर कौन सा है बच्चों। तो गुणसूत्र 1 एवं वाई, गुणसूत्र 1 एवं वाई जो होते हैं उसमें सबसे अधिक जीन और सबसे कम जीन होता है, यानी सबसे अधिक जीन गुणसूत्र 1 में और सबसे कम जीन गुणसूत्र जो होता है वाई में। समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ये आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि दात्र कोशिका आरक्तता प्रदर्शित करता है। दात्र कोशिका आरक्तता क्या प्रदर्शित करता है बच्चों? 4 ऑप्शन आपके सामने यहां दिखाई दे रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा फ्लियोटोपी। क्या? फ्लियोटोपी। इसका सही आंसर होगा प्लियोटोपी, प्लियोटोपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन क्या कह रहा है सो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? यानी ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है बच्चों? 4 ऑप्शन आपके सामने यहां पे दिखाई दे रहा है। इसका सही आंसर होगा अभिसारी क्रम विकास। यानी ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों में अनुकूली विकिरण किसका उदाहरण है? तो अभिसारी क्रम विकास का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 32 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है? 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है बच्चों? 4 ऑप्शन आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा पता है आपको? इसका सही आंसर होगा डाउन सिंड्रोम। यानी 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है बच्चों? तो डाउन सिंड्रोम। कौन सी बीमारी? डाउन सिंड्रोम। तो इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 पे। आपके सामने यह क्वेश्चन रहा कि एक समान दृष्टि वाली महिला, क्या? एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध है, जिसके पिता वर्णांध है, यानी कि उनके पिता को कलर ब्लाइंडनेस है, उनकी शादी अगर एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है और उनकी शादी, महिला की शादी एक नॉर्मल पुरुष से होती है जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब उनके होने वाले जो पुत्र एवं पुत्री होंगी उनकी वर्णांधिता की संभावना इनमें से क्या होगी? यानी कि अगर कोई महिला है जिनको, मतलब एक महिला है जिनके पिताजी, मतलब एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिनके पिता वर्णांध है, यानी कि एगो महिला है जिनके पिताजी क्या है, कलर ब्लाइंडनेस के बीमारी को झेल रहे हैं, लेकिन अगर उस वर्णांध है और उसकी शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है और उस महिला को तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, उसके पिता को प्रॉब्लम था, कलर ब्लाइंडनेस था, लेकिन उस लड़की को, उस महिला को कोई प्रॉब्लम नहीं था, अगर उसको नॉर्मल थी, अगर उसका शादी अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति से होता है तो उसका जो पुत्र या पुत्री होगा उसमें वर्णांधिता की संभावना कितना, यानी कलर ब्लाइंडनेस होने की संभावना कितना % है? बच्चों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपके हिसाब से सही आंसर कौन सा होगा? कमेंट करिए। इसमें 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, आपके हिसाब से इसमें इसका सही आंसर ए नंबर होगा, क्योंकि आप इसको एक बार पढ़ें। 25% वर्णांध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाले पुत्री, यानी जो पुत्री होंगी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो पुत्र होंगे उनको 25% संभावना है कि कलर ब्लाइंडनेस हो जाए, क्योंकि पुरुष के जीन से डिपेंड करता है ना, इसके लिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। तो याद रखिएगा 25% अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन जो 34 नंबर कह रहा है कि प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है बच्चों? तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुनना है और सही आंसर है कि किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता, यानी पूछेगा प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव किसका उदाहरण है, तो आपको बताना होगा कि किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता, ये इसका सही आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले 35 नंबर क्वेश्चन और आपके सामने ये रहा। सुकेंद्रकीयों में टीआरएनए 5 एसआरएनए 5 नहीं है, ये एसआरएनए, ठीक है, एवं एसएनआरएनए के अनुलेख में कौन अंतर्ग्रस्त है? यानी कि सुकेंद्रकीयों में टीआरएनए एवं एसआरएनए एवं एसएनआरएनए के अनुलेखन में कौन अंतर्ग्रस्त है बच्चों? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिखाया है। आरएनए,
पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज या फिर आरएनए पॉलीमरेज 2, 1 और 2, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। यानी कि सुकेंद्रकीयों में टीआरएनए, एसआरएनए, एसएनआरएनए अनुलेखन में इसमें से कौन अंतर्ग्रस्त है? तो इसका आंसर होगा आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, यानी तीनों आंसर होगा, नहीं इनमें से सभी होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। और क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने ये रहा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बालक का रुधिर वर्ग O है। क्या है? मतलब रुधिर का यानी कि ब्लड का जो क्लासिफिकेशन है यानी वो वर्ग है वो O है। उसके पिता का रुधिर वर्ग है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप इनमें से कौन सा होगा? उसके पिता का जीन प्रारूप इसमें से कौन सा होगा बच्चों? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं, IO और IB। ठीक है, IO और IB। हमको लगता है क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, बट आप लोग देख लीजिएगा एक बार बुक में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है बच्चों? चार ऑप्शन आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? तो परजीवी टमाटर है। फ्लेवर सेवर क्या है बच्चों? परजीवी टमाटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। और ये रहा आपके सामने 38 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के एक विशिष्ट शाख अनुक्रम को पहचानते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के एक विशिष्ट शाख अनुक्रम को पहचानते हैं। इसमें चार ऑप्शन बच्चों आपके सामने यहां दिया हुआ है। चार ऑप्शन में से जो सही होगा कमेंट करके बताएं। पैलिंड्रामिक, क्या है? पैलिंड्रामिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं में, पैलिंड्रामिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं में, यानी क्वेश्चन क्या पूछा कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के एक विशिष्ट शाख अनुक्रम के यानी को पहचानते हैं, तो पैलिंड्रामिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं में। ठीक है ना? नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है बच्चों? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। किसी भी जीन की अभिव्यक्ति किसके द्वारा संपादित होती है? यानी किसी भी जीन की अभिव्यक्ति किसके द्वारा संपादित होती है बच्चों? यहाँ चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा कमेंट करके बताने का प्रयास करें। किसी भी जीन अभिव्यक्ति किसके द्वारा संपादित होती है? इसमें छोटा व्यक्तिकारी आरएनए यानी कि आरएनएआई और एंटीसेंस आरएनए यानी कि दोनों होगा, तो इसका सही आंसर होगा ए एवं बी दोनों। क्या होगा? किसी भी जीन अभिव्यक्ति किसके द्वारा संपादित होती है? तो छोटे व्यक्तिकारी आरएनए यानी कि आरएनएआई और एंटीसेंस आरएनए दोनों के द्वारा, यानी इसका आंसर सी होगा, ए और बी दोनों के द्वारा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का प्रयोग किसके लिए किया गया था बच्चों? इसमें चार ऑप्शन आपके सामने यहां दिखाई दे रहे हैं। इसमें चारों में से जानते हैं सही आंसर क्या होगा? एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी के लिए। एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी के लिए, यानी कि ये नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 41 नंबर क्वेश्चन। और 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। GAA-TTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान स्थान है? यानी GAA-TTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान स्थान है बच्चों? इसमें चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, तो इसका आंसर होगा इको RI। क्या होगा? इसका आंसर ऐसे भी लिखा रहता है ECO, ऐसे ECORI ऐसे भी लिखा रहता है, तो आप देख लीजिएगा इको RI। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 42 पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम कौन था? सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम क्या था बच्चों? ध्यान देने वाली बात है। चार ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिएगा। चार ऑप्शन में आपको पता होगा कि जो गाय था जो परजीवी से सबसे पहले बनाया गया था उसका नाम था रोजी। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम क्या था बच्चों? रोजी, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधे की जड़ को संक्रमित करता है?
कौन सा नीमेटोडा तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित करता है? किसके पौधे की जड़ों को? तंबाकू के पौधे की जड़ों को। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? चार ऑप्शन आपके सामने ये रहा, देखिए ध्यान से। इसका सही आंसर होगा मेलाइडा, क्या? मेलाइडाइजिन इनकोग्निटा, मेलाइडोजिन इकोग्निटा, इकोग्निटा, ठीक है। मेलाइडोजिन इनको इनकोग्निटा, ठीक है। अगला हम लोग देखने वाले हैं 44 नंबर क्वेश्चन। और 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेकों प्रति इन विट्री संश्लेषित की जा सकती है, क्या कहलाती है बच्चों? चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे, लेकिन उससे पहले एक बार क्वेश्चन फिर देखिए। आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेकों प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है, क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा पीसीआर, क्या कहलाएगा? पीसीआर। इसमें चार ऑप्शन था, बट इसमें सही कौन सा होगा? पीसीआर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले 45 नंबर क्वेश्चन बच्चों। ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा फास्ट, क्योंकि आप लोग भी चाहते हैं कि जल्दी हो जाए। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु कौन एंजाइम प्रयुक्त होता है? जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु कौन एंजाइम प्रयुक्त होता है बच्चों? चार ऑप्शन आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, इसमें सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा बच्चों लाइसोजाइम। क्या सही आंसर होगा? लाइसोजाइम। अब हम लोग देखने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे। और अब जल्द ही हम लोग 46 में आ चुके हैं, तो ज्यादा तो है नहीं, कितना होगा? लगभग 25 क्वेश्चन और होंगे, खत्म हो जाएगा तुरंत। ध्यान दीजिए, बस 25 क्वेश्चन ही तो है। चलिए, इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है बच्चों? चार ऑप्शन आपके सामने ये रहा। स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण इनमें से क्या है बच्चों? जानते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। क्या होगा? रूमेटॉइड अर्थराइटिस। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तंबाकू के सेवन से शरीर के कौन सा भाग उपापचय परिवर्तन शीघ्र परिलक्षण होता है? यानी तंबाकू के सेवन से यानी कि उसको खाने से शरीर में कौन सा उपापचय परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है बच्चों? जल्दी से हो जाता है। तो इसका सही आंसर चार ऑप्शन है आपके पास, इसमें से सही आंसर क्या होगा बच्चों? जानते हैं आप लोग? अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से कैटेकोलेमिन का रक्त में स्राव जल्दी से होता है और व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि हो जाती है। ये खैनी खाने से क्या क्या हो सकता है बच्चों? शरीर में क्या क्या चेंजिंग बहुत फास्ट हो जाता है? तो बच्चों, अधिवृक्क जो होता है उसकी ग्रंथि के उद्दीपन में कैटेकोलेमिन का रक्त में स्राव हो जाता है, यानी रक्त में मिल जाता है, और व्यक्ति के रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर और हृदय स्पंदन यानी कि धड़कन तेज हो जाता है, और इसके दर जो होता है ना, यानी कि जो चलने का स्पीड होता है उससे काफी ज्यादा वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्या? किससे? खैनी खाने से। यानी इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सी होगा, यानी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका कल्याण सोना किसका किस्म है बच्चों? उच्च पैदावार, क्या? उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका और कल्याण सोना किसका किस्म है बच्चों? सोनालिका और कल्याण सोना। तो सोनालिका और कल्याण सोना, इनमें चार ऑप्शन आपको देखिए और सही आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं, गेहूं का किस्म है। किसका किस्म है? गेहूं का। यानी उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी जो सोनालिका और कल्याण सोना है, किसका किस्म है? गेहूं का किस्म है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पे। ये रहा आपके सामने 49 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है? क्या नहीं पे ध्यान जरूर देना है, कौन जैव खाद नहीं है तो अलग, नहीं है तो अलग। इसका सही आंसर जानते हैं आप लोग? इसमें चार ऑप्शन है, आपको सही आंसर बताना है। कौन सा होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर बच्चों होगा बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ये क्या होगा? जैव खाद नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे, क्योंकि 49 कंप्लीट हो चुका है, तो 50 देखिएगा। वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? यानी वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी जैसे या फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? इसमें चार ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान दीजिए। और इसको क्या बोलेंगे जानते हैं आप लोग? फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। अब सिर्फ 20 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। अभी हम लोग देखने वाले हैं
ये क्वेश्चन प्रोबायोटिक्स क्या है, प्रोबायोटिक्स क्या है, प्रोबायोटिक्स क्या है, इसमें भी चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा। प्रोबायोटिक्स क्या है, तो एक नई किस्म का भोजन एलर्जन। क्या है प्रोबायोटिक्स? एक नए किस्म का भोजन एलर्जन है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 52 देखते हैं बच्चों। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, वैसिलस थ्रीनजिएंसिस, क्या वैसिलस थ्रीनजिएंसिस द्वारा स्रावित अविष प्रोटीन कौन सा है? कौन सा है बच्चों? चार ऑप्शन आपके सामने यहां पे ध्यान दे रहा है, तो क्राइप्रोटीन। क्या होगा? क्राइप्रोटीन, यानी कि बैसिलस थ्रिंजिएंसिस द्वारा स्रावित अविष प्रोटीन कौन सा है? क्राइप्रोटीन। ठीक है, याद रखिएगा क्राइप्रोटीन। अब हम लोग देखने वाले 53 नंबर क्वेश्चन बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से पश्च विषाणु कौन है? इसमें से चार ऑप्शन आपके सामने है, पश्च विषाणु कौन है आपके सामने, ध्यान देने वाली बात है। इसका सही आंसर होगा पश्च विषाणु है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी HIV। ध्यान रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी HIV। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 54 देखना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सी बीमारी प्रतिऊर्जक द्वारा उत्पन्न होती है? चार ऑप्शन आपके सामने यहां पे दिख रहा है, इनमें से कौन सी बीमारी प्रतिऊर्जक द्वारा उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर है हेज ज्वर। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? हेज ज्वर। अब हम लोग देखने वाले 55 नंबर क्वेश्चन बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हेज ज्वर याद रखिएगा, ज्वर मतलब बुखार। और अगला क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, इसमें से किससे बनता है? प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इसमें से किससे बनता है? चार ऑप्शन आपके सामने बताइए, किससे बनता है? इसका सही आंसर है ओजोन पैन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। ओजोन पैन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से धूम कोहरा बनता है। ठीक है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा बनता है किससे? ओजोन पैन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण कौन सा है? मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण कौन सा बच्चों? यहाँ पे भी चार ऑप्शन है, देख लीजिए ध्यान से। चारों ऑप्शन में सही आंसर कौन सा होगा? यूवी बीटा किरण का अवशोषण, यूवी बीटा किरण का अवशोषण। अब हम लोग देखने वाले 57 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही बारीकी से देखिएगा और ध्यान दीजिएगा। वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ यानी कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? यानी कि वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ कॉलम यानी कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इसमें से चारों में सही आंसर क्या होगा बच्चों जानते हैं? डॉब्सन इकाई। किस इकाई में नापल जाएगा? डॉब्सन इकाई। और बच्चों हम लोग अब चलेंगे 58 नंबर क्वेश्चन पे, और 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कौन सी है? इनमें से कौन सी है? जॉब नहीं, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी की हॉटस्पॉट कौन सी, मतलब उसकी संख्या कितनी है बच्चों? इसका सही आंसर होगा 34। इसमें 25, 9 इनमें से कोई नहीं दिया, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? 34। याद रखिएगा कि विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता जो हॉटस्पॉट है उसकी संख्या कितनी है? 34 है। ये कि पिछले वीडियो में हम लोग जहां पर लॉन्ग चल रहा था यानी चैप्टर बाय चैप्टर चल रहा था, वहां पे हम लोग इसको कंप्लीट किए थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? इसमें चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है बच्चों? आपको पता है क्या? इसमें से सही आंसर जो होगा ग्रीन हाउस गैस, इसमें से एक आपको क्या लगता है? मीथेन होगा या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा? इसका सही आंसर होना चाहिए मीथेन। ठीक है, क्या होना चाहिए? मीथेन। यानी कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो मीथेन को आप लोग टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, और क्वेश्चन नंबर 60 ये रहा। एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? यानी एक स्वस्थ महिला में पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 400। ये क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले भी हम लोग पढ़े थे, जबकि ये सब बिल्कुल गलत है। सही आंसर क्या होगा? 400। सही आंसर 400। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में 400 अंडे उत्पन्न कर सकती है। गर्भाशय में कॉपर-टी एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या बच्चों? इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखे थे, तो इसका सही आंसर था बच्चों जानते क्या? डी होगा। क्यों डी होगा? इसलिए होगा डी क्योंकि शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी करता है। गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु की भक्षाणु क्रिया में वृद्धि करता है और शुक्राणु के गतिशीलता में कमी करता है। और इनमें से सभी, तो इसका आंसर सभी होगा। सभी क्यों होगा? इसलिए सभी होगा कि ये क्या करता है? गर्भाशय जो है कॉपर टी एक प्रभावी अंतः गर्भाशय युक्ति होने के कारण, मुख्य कारण इसका क्या है जानते हैं? शुक्राणु के निषेचन क्षमता में कमी और गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु की भक्षाणु क्रिया में वृद्धि कर देता है। और
शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी करता है। यानी इसका आंसर डी होगा, यानी इनमें से सभी होगा। आप इनमें से खाली डी याद नहीं रखिएगा, इनमें से सभी याद नहीं रखिएगा, आप ये जो लिखा हुआ है ना एबीसी ऑप्शन तीनों, उसको पढ़ के याद कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपके अगर एग्जाम में इसमें से कोई एक ऑप्शन दे दिया तब आप क्या कीजिएगा, तो आपको हर ऑप्शन याद होना चाहिए जो इनमें से सभी में रहता है। निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है? निम्नांकित मतलब ये चारों में से किस में पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है बच्चों? तो एस्टेरसिया एवं घास में, एस्टेरसिया एवं घास में। ये क्वेश्चन भी हम थोड़ा देर पहले बता चुके हैं। 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं बच्चों? चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, बहुअलील, बहुजीन, ओंकोजीन, सबसे अधिक या सहप्रभाविता जीन। इसमें सही आंसर क्या होगा बच्चों? बहुअलील। क्या होगा? बहुअलील। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 पे। 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मनुष्य गुणसूत्र इनमें से कौन से हैं? ये भी क्वेश्चन आपको हम थोड़ा देर पहले बताए थे, तो इसका सही आंसर था गुणसूत्र 1 और एक्स। सबसे अधिक गुणसूत्र 1 में और सबसे कम एक्स में। एक्स की वाई था, वाई था, वाई था। सी नंबर होगा इसका। क्या आंसर होगा बच्चों? गुणसूत्र 1 में सबसे अधिक और वाई में सबसे कम। अब हम लोग देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन, और ये रहा 65 नंबर आपके सामने। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है दात्र कोशिका आरक्तता क्या प्रदर्शित करता है बच्चों? इसमें चार ऑप्शन था, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग इस पे बात किए थे। इसका सही आंसर क्या होगा? चेक कर लीजिएगा, क्या होगा इसका? दात्र कोशिका आरक्तता क्या प्रदर्शित करता है बच्चों? कमेंट कर दिए क्या? इसका सही आंसर होगा सहप्रभाविता। क्या होगा? अभी थोड़ा देर पहले ये सब क्वेश्चन बताए हैं अभी आपको, सहप्रभाविता। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण में से किसका उदाहरण है? इसमें भी चार ऑप्शन अभी हम आपको दिए थे। इसका सही आंसर जानते हैं आप लोग क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने है, अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था। अगर आप ध्यान देकर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। अभिसारी क्रम विकास, इसका क्या होगा? अभिसारी क्रम विकास। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ये देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है बच्चों? चार ऑप्शन यहाँ पे है, और चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा पता है आपको? डाउन सिंड्रोम। ये क्वेश्चन भी अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, जो कि आपके सामने ये रहा। ध्यान देने वाली बात है, एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध है, उसकी शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री वर्णांधिता की संभावना उसमें कितनी प्रतिशत है? तो इसका भी क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, 25% वर्णांध पुत्र लक्षण प्रारूपी साधारण दृष्टि वाली पुत्री। यानी कि 25% संभावना है कि उसका पुत्र होगा वो वर्णांध का शिकार हो जाएगा, यानी कि बीमारी उसमें हो जाएगा, जबकि पुत्री को कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 69 नंबर, हमको लगता है कि 20 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चन जो है ना रिवीजन हो गया। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव किसका उदाहरण है बच्चों? चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है। चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा बच्चों किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखने वाले 70 नंबर, और ये रहा आपके सामने 70 नंबर, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, सुकेंद्रकियों में टीआरएनए, एसआरएनए, एसआरएनए एवं एसएनआरएनए, एसएनआरएनए। ठीक है, और ये था टीआरएनए के अनुलेखन में कौन सा अंतर्ग्रस्त है? यानी कि सुकेंद्रकियों में टीआरएनए, एसआरएनए एवं एसएनआरएनए के अनुलेखन में कौन अंतर्ग्रस्त है? इसमें भी चार ऑप्शन आपके सामने है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा देर पहले आप लोगों ने पढ़ा। इसका सही आंसर क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज, इसका सब होगा आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, यानी इनमें से सभी। समझ गए? और आज हम लोगों टोटल 70 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, और अब हम लोग अगले दिन फिर देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ जानकारी दे दूं, अगर आपको जानकारी नहीं हो तो। मैं आपको ये जानकारी देना चाह रहा हूं कि अभी टोटल मैंने 70 क्वेश्चन कंप्लीट किया सेट 3 में, और इस तरह से सेट 4 सेट 5 भी आपके लिए बना के तैयार है, आने वाले हैं, जो आपको बायोलॉजी का पूरा तैयारी करवाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव आपका पूरा 35 में 35 सही होने की 100% संभावना होगी, क्योंकि आप जो क्लास कर रहे हैं नेशनल कोचिंग सेंटर से कर रहे हैं। तो नेशनल कोचिंग सेंटर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देता है। इसके लिए
आपको मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम में 35 यानी 70 में 35 बनाना होता है, जिसमें से आप 35 में 35 ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा? उसके लिए आपको डेली पढ़ना होगा। डेली पढ़िएगा तभी जाकर के आप पूरा 35 में 35 ला सकते हैं। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल आर के राजा ऑफिशियल पे या फिर नेशनल कोचिंग सेंटर पे, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो या लाइव क्लास आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकें। और साथ ही साथ आपको एक सूचना देने जा रहा हूं कि न्यू बैच 5 जनवरी से स्टार्ट है। जो भी ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं 5 जनवरी से ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो 10th के लिए हो चाहे वो 12th के लिए हो। ठीक है। और दूसरी चीज कि आप अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर नॉर्मल एंड्रॉयड फोन चला रहे होंगे तो एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे यानी प्ले स्टोर से, अगर आप आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐप स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या ये लोगो दिखेगा आपको, सर्च करना है नेशनल कोचिंग सेंटर। क्या सर्च करना है? नेशनल कोचिंग सेंटर। जैसे नेशनल कोचिंग सेंटर आप लोग सर्च कीजिएगा, आपको वहां पे प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे एप्लीकेशन दिखेगा, ऐप दिखेगा, इंस्टॉल कीजिएगा और साथ में अपना बैच परचेज कीजिएगा और पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, गूगल पे नेशनल कोचिंग सेंटर सर्च करके वहां भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।